नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आयुर्विधान में। आज हम जानेंगे कि किस तरीके से आयुर्वेद का इस्तेमाल करके हम मेडिकली फिट हो सकते हैं और क्या डेफिनेशन है, क्या अर्थ है आयुर्वेद में आपका मेडिकली फिट होने का। इसी बारे में जानकारी हमें देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विवेक जी। स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। आइए देखते हैं डॉक्टर विवेक जी की आयुर्वेदिक यात्रा। डॉक्टर विवेक यंग, एनर्जेटिक, प्रोफिशिएंट और वेल ग्राउंडेड पर्सनालिटी जो एक जानी मानी आयुर्वेदिक कंपनी आयुर्विधान के ओनर हैं। डॉक्टर विवेक ने 2007 में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से BAMS की डिग्री ली। 2009 में हॉस्पिटल मैनेजमेंट में MBA किया और 2007 से ही वो क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। वर्ष 2016 से API के अंडर में आयुर्वेदिक मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और आज 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के CEO हैं। इतना ही नहीं, समय समय पर नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल्स ऑफ मेडिसिन में डॉक्टर साहब के आर्टिकल्स भी पब्लिश होते रहते हैं। डॉक्टर विवेक आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत गहन रिसर्च की है और उसी का नतीजा है जो वो अपने रिसर्च वर्क और इफेक्टिव ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी के लिए देश भर में मशहूर हैं। डॉक्टर साहब, WHO ने भी आयुर्वेदा की मेडिकली फिट की डेफिनेशन को रिकॉग्नाइज किया है, प्रमाणित किया है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि वो मेडिकली फिट होने की डेफिनेशन क्या है आयुर्वेदा की। WHO ने भी इस शब्द को कि फिजिकली फिट कौन है उसको आयुर्वेद से ही लिया है, क्योंकि जब तक उन्होंने आयुर्वेद को रिकॉग्निशन नहीं दी थी उससे पहले WHO भी यह मानता रहा कि बॉडी का जो शारीरिक रूप से अगर अस्वस्थ है तो वह अस्वस्थ है, यानी कि अनफिट है। लेकिन आयुर्वेद की परिभाषा अलग है। आयुर्वेद यह कहता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और आत्मा का निवास होता है। तो जब तक व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और स्पिरिचुअली फिट नहीं है तो वह अनफिट है। अगर व्यक्ति शारीरिक रूप में नेचर के प्रति ट्यून्ड नहीं है, मेंटली नेचर के प्रति ट्यून्ड नहीं है, स्पिरिचुअली नेचर के प्रति ट्यून्ड नहीं है तो वह अनफिट रहेगा। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, यदि किसी व्यक्ति के पेट में दर्द हो रहा है तो वह एक्सप्रेशन उसके फेस पे निकलते हैं। वो पेट पकड़ के बैठता है, सिर पे माथे पे सलवटें लेता है अपनी, तो वो जब एक्सप्रेशन निकल के आता है दिखता है हमें पता है तनाव में है, वह मानसिक रूप से भी अस्वस्थ हो गया है, वो स्पिरिचुअल भी अस्वस्थ हो जाता है, उसका कहीं मन नहीं लगता क्योंकि इसको दर्द शारीरिक हो रहा है लेकिन एक्सप्रेशन सारी जगह निकल के आ रहे हैं वो। तो बेसिकली किसी व्यक्ति का फिजिकल फिट होना तभी हो पाता है अगर वो मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली तीनों तौर पे फिट है और नेचर के प्रति ट्यून्ड है। सर, अभी आपने बात की कि नेचर के प्रति ट्यून्ड है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये प्रकृति क्या है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जिसके लिए मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली हमें ट्यून्ड होना है। अगर सनातन रूप से माने तो नेचर जो है प्रकृति यानी कि पार्वती को कहा गया है। और पार्वती जो है वह बेसिकली वह चीजें है जो हमें अपनी 5 सेंसेस से सेंस होती है। आंखों से दिखने वाला जो हमें दिखाई दे रहा है, कानों से सुनने वाला यानी कि वेव सुन रही है, साउंड वेव सुन रही है, हम बस में बात कर रहे हैं। टेस्ट हम जीवा पे हम लोग महसूस कर रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं यानी कि हम लोग पृथ्वी महबूद का ग्रहण कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो है स्पर्श के माध्यम से हम लोग हवा को ग्रहण कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें पांचों की पांच हम लोग ग्रहण कर रहे हैं ये प्रकृति है। और इसी प्रकृति के डेफिनेशन में अगर हम देखें तो इसको चलायमान रखने के लिए शिव है, यानी कि एक एनर्जी है, एनर्जी सोर्स है। तो जब शिव और प्रकृति का मिलन होता है तो उसके साथ ही हम लोग सृष्टि का सृजन और सृष्टि का चरण होता है, चलती रहती है सृष्टि वो। लेकिन इस चलाने वाली सृष्टि, चलने वाली सृष्टि के प्रति अगर हमारा शरीर हमारा ट्यून्ड है तो हम नेचुरल कहलाएंगे, अगर हम अनट्यून्ड हो गए तो अननेचुरल कहलाएंगे। ट्यून्ड है, नेचुरल है तो स्वस्थ हैं, अननेचुरल है, अनट्यून्ड है तो हम लोग अस्वस्थ हैं। सर, अभी आपने स्वस्थ और अस्वस्थ के बारे में बात की। हम ज्यादातर तौर पे देखते हैं कि मनुष्य जो है वो बीमारियों से लड़ता रहता है लेकिन बीमारियां उनका पीछा नहीं छोड़ती। तो क्या तरीका है कि जो मनुष्य है वो बीमारियों से निजात पा सके? डिजीज और अनडिजीज पर्सन के अंदर सिर्फ यही फर्क है कि अगर उसके शरीर के अंदर वह प्रकृति के प्रति ट्यून्ड है, मिला हुआ है, तो वह डिजीज फ्री है। लेकिन जैसे ही वह उस प्रकृति से अप्रकृत होगा तो वह डिजीज्ड हो जाएगा। डिजीज यानी कि डिस इज, इजी नहीं होना, डेट इज, मतलब उसमें जब डिस वर्ड साथ में हमने लगा दिया प्रभाव तो वो डिस इज बन गया। जब मैं इजी फील नहीं कर रहा तो डिजीज्ड हो गया मैं। तो डॉक्टर साहब, आपने जैसा कि बताया कि जो प्रकृति की तरफ ट्यून्ड है वो स्वस्थ है और जो प्रकृति की तरफ अनट्यून्ड है वो अस्वस्थ है। तो आप देखेंगे कि आज के दौर पे ज्यादा से ज्यादा भाग जो हमारे देश का है, युवा पीढ़ी है, वो अस्वस्थ है, नेचर की तरफ उतना ट्यून नहीं है।
तो वो उन बीमारियों से कैसे निजात पा सकती है? यह उद्देश्य को लेकर तो हम आयुर्विधान को इंट्रोड्यूस किया है कि हम लोग ट्यून्ड व्यक्ति को ट्यून्ड रखें और अनट्यून्ड को वापस ट्यून में लेके आएं। एक सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी चीज़ है, सिंपल चीज़ है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम लोग उतना कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। अगर हम लोग एक आहार विहार जो आयुर्वेद में एथिक्स में लिखा हुआ है, क्लासिकल बुक्स में लिखा हुआ है, उसको रेगुलर फॉलो करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, और अगर हम रेगुलर फॉलो नहीं करेंगे तो हम अस्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन अगर हम अस्वस्थ हो भी गए हैं तो उसको वापस स्वास्थ्य लाभ देना वह आयुर्वेदान का मेन प्रयोजन है। अब आयुर्वेदान में हम लोगों ने अपनी रिसर्च बेस्ड कुछ मेडिसिन को इंट्रोड्यूस किया है, उसके माध्यम से, उनके उपयोग के माध्यम से हम लोग वापस उस व्यक्ति को ट्यून्ड की कर सकते हैं। उसके अंदर हमारे पास पंचकर्मा थेरेपी भी है, उसमें हमारे पास इंटरनल मेडिसिन भी है, एक्सटर्नल मेडिसिन भी हैं, सर्जरी भी है। देयर आर लॉट्स ऑफ टेक्निक्स, मेथड्स एंड सब्जेक्ट्स इन द आयुर्वेदा। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारे मेथड्स और टेक्निक्स के बारे में बात की है, लेकिन आज के तौर पे हम देखेंगे कि मानसिक और शारीरिक बीमारियां बहुत बढ़ती जा रही हैं। तो वो कौन कौन सी शारीरिक और मानसिक बीमारियां हैं जो आजकल युवाओं में और लोगों में देखने को मिल रही हैं? रिमझिम जी, पहले मैं शारीरिक बीमारियों के बारे में बात कर लेता हूँ, उसके बाद मानसिक पे चलते हैं। शारीरिक बीमारी हमारे शरीर में बेसिकली आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली 3 तरह की हैं, वातज, पित्तज और कफज। वात, पित्त, कफ हमारे शरीर में रहना जरूरी है, लेकिन अगर वात, पित्त, कफ प्रकृति के अकॉर्डिंगली, लाइक अगर अब अभी रेनी सीजन है तो रेनी सीजन में पित्त का संचय होता है। अगर हमारा पित्त अभी जो है बेसिकली हम लोग उस चीज़ को खाना छोड़ दें जो पित्तज है, तो उसका फायदा हमें आने वाले 3-4 महीने के बाद मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं कि ठंडी के मौसम में अगर मैं वातज चीज़ें ज़्यादा खाने वाला हूं तो बेसिकली वो मेरे को इफेक्ट ज़्यादा करेंगी, तंग करेंगी थोड़े टाइम बाद जा करके। तो नेचर के प्रति ट्यून रहना, मैं भी सिर्फ आपको एनवायरमेंटल और ऋतुचर्या के विषय में बताया है। अगर मैं आहार की बात करूं, इसी तरह से अगर मैं अभी जो बारिश का मौसम है, बारिश बादल छटेंगे, हट जाएंगे, उसके बाद जैसे धूप आएगी, धूप में पित्त की थोड़ी वृद्धि होगी हमारे शरीर में। उस समय में अगर मैं पित्तज आहार ज़्यादा ले लूँगा तो मेरे को पित्त संबंधी रोग हो जाएंगे। तो उस चीज़ के अंदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर उन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए अगर मैं अपना आहार और विहार मीनटू से मेरी फिजिकल एक्टिविटीज, दिनचर्या उसके अकॉर्डिंगली मेंटेन रखूंगा तो मेरा वात, पित्त, कफ बैलेंस रहेगा। और अगर वात, पित्त, कफ तीनों जो त्रिदोष हैं उसका बढ़ना या कम हुआ तो वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा, और वो अनबैलेंस्ड हुआ तो वो डिजीज हो जाएगा शारीरिक रूप से। अब मैं आता हूँ आपके मानसिक रोगों पे। मानसिक रोग जो है हमारे यहाँ पे सतव, रजत, तम 3 तरह के रोग बोले गए हैं, दोष बोले गए हैं। इन दोषों का तीनों का शरीर में रहना भी बहुत जरूरी है। हमारे शरीर का कुछ तामसिक होना भी जरूरी है, कुछ राजसिक होना भी जरूरी है, कुछ सात्विक होना भी जरूरी है। अभी कुछ लोग कहते हैं कि आपने प्याज, लहसुन वसन नहीं खाना है या नहीं खाना है, तामसिक चीजें हैं। पर मेरा कहना है कि आपको वो थोड़ा खाना है। अगर हम पूर्ण रूप से सात्विक हो जाएंगे तो जो पर्टिकुलर सेल के अंदर हमारे बायोकेमिकल चेंजेस हो रहे हैं वो बेसिकली 70 तम में ही तो हो रहे हैं। अगर वो उसका वो सेल अनट्यून्ड होगी, सिर्फ हमने उसको 70 चीजें दी सिर्फ और सिर्फ, यानी कि हमने उसको एनाबॉलिक एक्टिविटीज का सामान दे दिया उसको, क्योंकि तामसिक उनका काम कैटाबॉलिज्म है, उसका पचन करना है। अगर हमने वो चीज नहीं दी तो उसके अंदर सेल इनबैलेंस हो जाएगी। तो ये जो ट्यूनिंग है बेसिकली 70 तम की, अगर ये सही रहेगी ब्रेन सेल्स के अंदर तो बेसिकली क्या रहेगा, हम लोग मानसिक रूप में भी ट्यून रहेंगे। तो आपने हमें बताया कि किस तरीके से बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, शारीरिक बीमारियां होती हैं, मानसिक बीमारियां होती हैं। आयुर्वेद में भी कुछ प्रकार की बीमारियां होंगी जो आप हमें बताना चाहते हो कि आयुर्वेदों में किस तरीके से इसे क्लासिफाई किया गया इन डिसीजेस को? आयुर्वेद में बहुत तरह से अलग अलग माध्यम से बीमारियों को विस्तृत रूप से बताया गया है, लेकिन मैंने जो बेसिकली आयुर्वेद के साथ साथ कुछ दर्शन शास्त्रों के माध्यम से जो मैंने इसको ऑब्जर्व किया है, मेरे ऑब्जर्वेशन में इसमें निज, आगंतुज और कालज, ये 3 तरह की कैटेगरेशन होती हैं। निज बेसिकली इनेट, जो हम लोगों को खाने पीने से, आहार विहार से हम लोग खुद अपनी बॉडी में प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो निज रोग हो जाते हैं। आगंतुज जो वो बेसिकली वो रोग हो जाते हैं जैसे कि अभी मैं कहीं जा रहा हूँ, कोई जानवर मेरे को हिट कर देता है या कोई मेरे को ठोकर लग के मैं गिर जाता हूँ, वो जो मेरा आगंतुज रोग लगा है कि गिरने, चोट खाने से जो लगा है एक्सटर्नली, दैट इज आगंतुज रोग। और तीसरा जो बेसिकली हमारा आता है इन्वायरमेंटल, कालज। कालज रोग वो बेसिकली वो रोग है जैसे कोई व्यक्ति रात को निद्रा का पूर्ण सेवन नहीं करेगा, नींद नहीं लेगा तो दिन में वो स्लीपी रहेगा, वातज उसमें एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, पैल्पिटेशन बढ़ जाएगी उसके अंदर बहुत ज़्यादा। तो ये इन्वायरमेंटल एडॉप्शन जो है हमारी, वो हमारी कालज के अंदर आ जाती है। तो 3 प्रकार के रोग जो हैं, 3 प्रकार के माध्यम से हम रोग ग्रसित होते हैं। निज, खाने पीने के माध्यम से, आहार विहार से।
आगंतुक कहीं चोट लग गई एक्सटर्नल इफेक्ट से, और कालज यानी कि इन्वायरमेंटल इफेक्ट से, या फिर हम कालज को इसमें भी ले सकते हैं इन्वायरमेंटल इफेक्ट के अंदर कि जैसे कि हम लोग गर्मी में बहुत ज़्यादा ओवर वर्किंग कर दी और हीट बहुत ज़्यादा थी, हम लोग हीट स्ट्रोक से पीड़ित हो गए। तो इस प्रकार 3 माध्यम से हम लोग पीड़ित हो जाते हैं। सर, आपने ये 3 तरीके की बीमारियों के बारे में बताया आयुर्वेदा के हिसाब से। अब मैं चाहती हूँ कि आप वो 3 औषधियाँ भी बता दीजिए, मेडिकेशन भी बता दीजिए जो आयुर्वेदा के अंदर है इन बीमारियों से लड़ने के लिए। हमारे यहाँ पे आयुर्वेद के अंदर 3 टाइप से हम लोग मेडिकेशन करते हैं। एक इंटरनल मेडिकेशन होती है, एक एक्सटर्नल मेडिसिन होती है, एक स्पिरिचुअल मेडिकेशन होती है। इंटरनल मेडिसिन आपको पता ही है कि जो हम खाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, दैट इज इंटरनल मेडिकेशन सिस्टम। एक्सटर्नल जो हम बाहर से अप्लाई करते हैं, दैट इज एक्सटर्नल। अब जो तीसरा स्पिरिचुअल सिस्टम है, स्पिरिचुअल मेडिकेशन सिस्टम जो है वह एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम लोग बोल सकते हैं रिहेबिलिटेशन थेरेपी, मेंटल रिहेबिलिटेशन थेरेपी। किसी व्यक्ति को अगर कोई मानसिक रोग लग गया है, मानसिक रोग जैसे कि मान लो उसकी किसी इच्छा पूर्ति नहीं हो पा रही है, तब वह मानसिक रोग में आ जाएगा। उसे किसी ईर्ष्या द्वेष है किसी व्यक्ति से, तब वह मानसिक रोग में आ जाएगा। तो ये जो मानसिक रोग लगते हैं किसी व्यक्ति को, तो उसको किस तरह से ठीक करते हैं, तो वह स्पिरिचुअल थेरेपी के अंदर आ जाता है। इस स्पिरिचुअल थेरेपी के अंदर इसको रिकॉग्निशन दी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने अभी कुछ साल पहले। वहाँ पे अलग से एक भूत विद्या, यानी कि भूत वो वाला भूत नहीं है कि हम लोग भूत मंत्रोच्चारण करना है, हमने एक डिपार्टमेंट अलग से वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है जिसके माध्यम से स्पिरिचुअल थीम्स के थ्रू जो ऋग्वेदिक थीम्स हैं उनको हम लोग साइंटिफिक वे में प्रोड्यूस करके हम लोग स्पिरिचुअल थेरेपी दे रहे हैं। आयुर्वेद के ऋग्वेदिक स्ट्रक्चर के अंदर यह भी लिखा हुआ है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति का बिलिरुबिन लेवल विद इन 3 to 4 मिनट्स हम डाउन कर सकते हैं। अब सुनने वाले को भी आश्चर्य रहेगा 3 to 4 मिनट्स कैसे डाउन कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्लासिफाइड वो एक साइंस है, जो क्लासिफाइड छुपी हुई साइंस है, उसको हम बाहर निकाल के लेके आएंगे और आयुर्वेदान इस पर भी काम कर रहा है। हम इस तत्पर हैं इस काम करने में। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। आज आपने हमारे साथ बहुत ही अहम जानकारी साझा की। जैसा कि आप सभी ने सुना कि डॉक्टर साहब ने कहा कि कैसे आप सभी को स्वस्थ रहने के लिए नेचर के साथ ट्यून करना है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको स्वस्थ रहने के लिए आयुर्विधान के साथ ट्यून करना है और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ना है। YouTube चैनल पे हमारे Facebook और Instagram पेज को फॉलो करना ना भूलें। दिए गए नंबर पर जरूर कॉल करें और अपनी जानकारी प्राप्त करें। हमारे साथ आप WhatsApp के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। बाकी की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप कौन से टॉपिक पे हमारी नई वीडियो चाहते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें बताना ना भूलें। आयुर्विधान के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। दवा निर्माण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में आयुर्विधान विश्व की प्रतिष्ठित संस्था है। यहाँ न केवल औषधि निर्माण बल्कि उनके विकास एवं अनुसंधान पर पूर्ण गुणवत्ता के साथ कार्य किया जाता है, जिसके लिए आयुर्विधान शिवालिक हिल्स की मोरनी हिल्स क्षेत्र में पिछले 16 वर्षों से 28 एकड़ भूमि में 75 तरह की हर्ब्स का अनुसंधान कर रहा है। GAP गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के दिशा निर्देशों के साथ हम 125 प्रकार की जड़ी बूटियों की खेती करने वाले हैं। समुद्र तल से पर्याप्त ऊंचाई और अनुकूल मौसम के कारण शिवालिक रेंज की मोरनी हिल्स आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का स्वर्ग है। टीम आयुर्विधान द्वारा यहाँ शुद्ध हिमालय के पानी का उपयोग करते हुए जड़ी बूटियों की खेती की जाती है। जड़ी बूटियों की भारी डिमांड और भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में 4 जैविक फार्म स्थापित किए गए हैं। हमारे पास जड़ी बूटियों से बनी GAP, GMP, GLP, ISO सर्टिफाइड आयुर्वेदिक दवाइयों के भंडारण और प्रसंस्करण के लिए 42,000 वर्ग फुट का इंडोर प्रबंधन क्षेत्र है। हमारे 200 से ज्यादा पेटेंट्स प्रोडक्ट हैं और 350 से ज्यादा क्लासिक मेडिसिन्स हैं, जिसमें सिरप, कैप्सूल्स, टैबलेट्स, ऑयल्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लोशंस एंड ऑइंटमेंट्स, आई ईयर ड्रॉप्स, हर्बल टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स, हर्बल ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स, टूथपेस्ट, ओरल हाइजीन आदि शामिल हैं। हमारे पास साइंटिस्ट, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स, रिसर्चर्स की पूरी टीम है जो पूरे रिसर्च के बाद दवाइयां बनाती है। अगर आप भी हमारी फ्रेंचाइजी लेकर अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयां देना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें।